हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे साइंस जी के चैप्टर, हम करेंगे 5। इससे पहले अपने 4 चैप्टर हो चुके हैं फ्रेंड्स। एक दो चैप्टर का पार्ट 1 और 2 भी बना है और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा। हम चैप्टर वाइज साइंस को पूरा कवर करेंगे, तो जुड़ जाइए फ्रेंड्स। 3 बज गए हैं, क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। आज इंपॉर्टेंट 30+ क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में। प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वेलकम है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। जय माता दी। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है क्या सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, या फिर पतली झिल्लियों द्वारा व्यतिकरण के कारण, या फिर सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या फिर सूर्य के प्रकाश के वर्तन के कारण? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष कैसे, क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर रहेगा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। किसके कारण? सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, ये रहेगा इसका आंसर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं, तो वे क्या है? जब प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे क्या हैं? वेग और आवर्ती, या बी तरंग दैर्ध्य आवर्ती और वेग, या सी तरंग दैर्ध्य और आवर्ती, या डी तरंग दैर्ध्य और वेग? क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? जब प्रकाश तरंग है वायु से फिर किसी कांच में जाती है, तो इनमें से कौन से चर प्रभावित होते हैं? वेग और आवर्ती, तरंग दैर्ध्य आवर्ती और वेग, तरंग दैर्ध्य और आवर्ती, और तरंग दैर्ध्य और वेग। क्या आंसर रहेगा इसका? इसका रहेगा तरंग दैर्ध्य और वेग। तरंग दैर्ध्य और वेग, डी आंसर रहेगा। ये दोनों चर प्रभावित होते हैं, तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों प्रभावित होते हैं। और वेग और आवर्ती वाला नहीं आएगा, इसमें आवर्ती नहीं आएगा, तो तरंग दैर्ध्य और वेग आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण मतलब फैलाव का कारण है धूल कण, या बी कार्बन डाइऑक्साइड, या सी हीलियम, या डी जलवाष्प? तो इसका आंसर रहेगा धूल कण है, जो इसकी वजह से वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो ये अपने 3 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर रहेगा हमारा ए। तो अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चैप्टर वाइज हम साइंस कर रहे हैं, बिल्कुल टिल द एंड तक कवर करेंगे। चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। MCQ क्वेश्चंस है, केवल प्रैक्टिस सेट्स हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 4, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है, जब धूप कब किस पर गिरती है? वर्षा की बूंदों पर गिरती है, तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? तो इसके लिए कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं देख लेते हैं। ए या 1 जिसको बोलते हैं परिक्षेपण, या फिर 2 अपवर्तन, या फिर 3 आंतरिक परिवर्तन, या फिर नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो जब धूप है वर्षा की बूंदों पर गिरती है, तो इंद्रधनुष बन जाता है। तो इसके लिए जो है कौन सी भौतिक घटनाएं जो है जिम्मेदार हैं? तो ए परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परिवर्तन। तो केवल 2 और 3 को, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल, या फिर 1 2 3 तीनों। तो तीनों का प्रभाव पड़ेगा, प्रक्षेपण का भी, अपवर्तन का भी, और आंतरिक परिवर्तन का भी। अपवर्तन का भी, परिवर्तन का भी, और प्रक्षेपण का भी। तो इसका आंसर रहेगा डी। 1 2 3 तीनों आएंगे इसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कथन 1, कभी कभी हम 2 इंद्रधनुष एक साथ देखते हैं, जिसमें प्राथमिक इंद्रधनुष के साथ जो है एक अन्य अल्प गहन द्वितीयक
इंद्रधनुष लगभग 10 डिग्री दूर होता है। कितना डिग्री दूर होता है? केवल 10 डिग्री की दूरी पर होता है इंद्रधनुष। तो कथन एक, कभी कभी हम दो इंद्रधनुष एक साथ देखते हैं जिसमें से प्राथमिक इंद्रधनुष के साथ जो है एक अन्य अल्प गहन द्वितीयक इंद्रधनुष लगभग 10 डिग्री दूर होता है। और दूसरा कथन देख लेते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष जल बिंदुओं से सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के पश्चात अपवर्तन कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? दोनों कथन अलग अलग सही हैं, किंतु कथन एक जो है एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों कथन अलग अलग सही हैं, लेकिन कथन एक का सही स्पष्टीकरण है या कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है, या कथन एक गलत है और किंतु दो सही है। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा हमारा कि कथन एक तो हमारा सही है लेकिन कथन दो हमारा सही नहीं है। तो द्वितीयक इंद्रधनुष जल बिंदुओं से सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के पश्चात अपवर्तन कारण दिखाई देता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाला कथन गलत है हमारा। तो इसका रहेगा एक कथन सही है पहले वाला और दूसरा कथन गलत है। तो सी आंसर रहेगा। 5th के बाद 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है? अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? अगर आपको लाइन वाइज अब पता होगा कलर्स का कि पहले कौन सा इंद्रधनुष में कलर आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, तो आपको पता होगा कि मध्य में कौन सा कलर दिखाई देता है। तो ये आप याद कर लीजिए, मैं आपको सीरीज में भी लिखवा दूंगी। तो मध्य में आएगा हरा, नीला, पीला या लाल। तो आप अपने आप ही बता दोगे जब आपको सीरीज में जो है इंद्रधनुष के कलर याद हो जाएंगे, रंग याद हो जाएंगे। तो पहला रंग है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा। तो इसको मैं पूरा ही लिख दूंगी, आज ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, 1 मिनट में लिखती हूँ इसको। तो ये है हमारे इंद्रधनुष के कलर रंग बैंगनी जामुनी पहले रंग पे आता है, बैंगनी जामुनी, नीला हरा, पीला नारंगी लाल। बैंगनी जामुनी, नीला हरा, पीला नारंगी लाल। ठीक है फ्रेंड्स, पीला नारंगी लाल ये है। तो बीच में कौन सा कलर आएगा? बैंगनी जामुनी नीला, और इधर से लाल नारंगी पीला, तो हरा आएगा बीच में। तो इसका आंसर रहेगा मध्य में आएगा हरा कलर। ठीक है, ग्रीन कलर आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? बैंगनी हरा नीला, नीला हरा बैंगनी, नीला पीला हरा, या फिर नीला हरा पीला ये आएगा इसका सीरीज में। तो नीला हरा पीला, तो डी रहेगा इसका आंसर। अगर आपको ये पता है कि लाइन में कैसे आएंगे तो आप अच्छे से पता कर पाओगे कि कौन सा इसका क्रम सही है। तो बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल, बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल, तो ये रहेगा इसका आंसर। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। इन प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। ए स्थलीय तापन, या बी प्रकाश अपवर्तन, या सी प्रकाश परावर्तन, या डी प्रकाश विवर्तन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से किस कथन के कारण मरीचिका बनती है? किस कथन के कारण मरीचिका बनती है? बी, सी और डी, ए और बी, ए और सी, और केवल डी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए और सी आंसर रहेगा इसका। यानी प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करना है तो इनमें से स्थलीय तापन और प्रकाश परावर्तन के कारण मरीचिका बनती है। याद रखना है, मरीचिका बनती है स्थलीय तापन, स्थल का गर्म हो जाना, और प्रकाश परावर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए दोनों, इसकी वजह से मरीचिका बनती है। ए और सी इसका आंसर रहेगा हमारा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन में लिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े हुए एक सिक्के को देखता है, अगर कोई व्यक्ति है वो देखता है पानी की एक बाल्टी में एक सिक्का पड़ा हुआ है, तो उसे सिक्का जो है अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगने लगता है। तो उसे क्या लगने लगता है कि वह जहां पर है उससे थोड़ा नजदीक पर है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगता है। तो ये ध्यान से पढ़ो, इन दोनों में से हमें बताना है ए है या बी है या दोनों है। तो यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है, यदि कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगता है। तो इसका आंसर रहेगा 9th का 1 और 2 दोनों ही सही है। 1 और 2 दोनों सही है, तो बी रहेगा। ए और बी और दोनों रहेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कथन दे रखा है और इसका कारण दे रखा है, तो ये देखना है सही है दोनों या गलत है। कथन कारण का रीजन है कि नहीं है। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित यानी प्रोजेक्टेड किए जाते हैं। तो कारण है आंख के रेटिना पर निर्मित जो है प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा बी रहेगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये रहेगा इसका सही, क्योंकि दोनों ही सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। कितने? 24 फ्रेम प्रति सेकंड। हर एक सेकंड में 24 फ्रेम है ना, उसके सामने से गुजारे जाते हैं। और कारण क्या है? इसमें आंख के रेटिना पर, आंख का जो रेटिना होता है उस पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। जब उसके सामने से वो जो उद्दीपन है वो हटा दिया जाता है तो 0.1 सेकंड तक उसकी आंखों के सामने वो पिक्चर बनी रहती है। तो ये दोनों ही सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक कथन है ए और दूसरा है कारण आर। तो देखना है दोनों सही है या एक दूसरे से मेल खाते नहीं खाते। कथन क्या है? जब छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है, यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। छोटी दिखाई देती है और जल पर झुकी हुई प्रतीत दिखाई देती है। तो अगर छड़ी को पानी में डालते हैं, तिरछी डुबोया जाता है, तो बगल से देखते हैं तो वह बिल्कुल छोटी दिखाई देती है और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। और इसका कारण देखना है। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटे और झुके हुए होने का आभास देता है। छड़ी से तो कोई प्रकाश निकलेगा नहीं, तो छड़ी के आने वाला प्रकाश, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो कारण गलत है हमारा, ए वाला सही है। तो ए सही है और किंतु आर हमारा गलत है। तो 11th का आंसर रहेगा ए सही है लेकिन आर हमारा गलत है। ये रहेगा सी आंसर रहेगा फ्रेंड्स। 11 क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं 12 क्वेश्चन पर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर मतलब पेट जो है, पेट को बोलते हैं उदर। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के जब उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है। जब कोई एंडोस्कोपी के द्वारा परीक्षण किया जाता है पेट का किसी का, तो डॉक्टर के द्वारा जो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का विसर्जन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन। तो किस जो है सिद्धांत पर वह कार्य करता है? डॉक्टर एंडोस्कोपी में कौन सा सिद्धांत का कार्य करता है? ये रहेगा फ्रेंड्स 12 का आंसर रहेगा हमारा प्रकाश के
प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन का जो है सिद्धांत का कार्य करता है। याद रखना है, डॉक्टरों द्वारा जब मरीजों के पेट के अंदर जो है उदर के अंदर परीक्षण किया जाता है एंडोस्कोपी के द्वारा, तो यह कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है जल से कांच में या हीरे से कांच में या वायु से जल में या वायु से कांच में। तो पूर्ण, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो जल से कांच में, हीरे से कांच में या वायु से जल में या वायु से कांच में। तो 13 का आंसर रहेगा हमारा हीरे से जब कांच में, हीरे से जब कांच में प्रकाश जाता है, हीरे से जब कांच में प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे से जब कांच में परावर्तन जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? उचित रीति से कटे हुए हीरे की असाधारण चमक, हीरा जो है उसकी असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है। तो उस हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? उचित रीति से कटे हुए हीरे की। आगे, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है या उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है या वह बहुत कठोर होता है या उसके सुनिश्चित विदान तल होते हैं। तो क्या इसका आंसर रहेगा? उसका जो हीरा होता है उसका उचित अपवर्तन सूचकांक होता है, उसका उचित अपवर्तन सूचकांक होता है। इसकी वजह से हीरा जो है चमकता रहता है। उचित रीति के कटे हीरे की असाधारण जो चमक है उसका आधारभूत कारण है उसका उचित अपवर्तन सूचकांक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा। जब जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा तो अवतल लेंस जैसा करेगा, उत्तल दर्पण जैसा करेगा या फिर अवतल दर्पण जैसा करेगा या फिर उत्तल लेंस जैसा करेगा। तो क्या इसका आंसर रहेगा? यह एक अवतल लेंस जैसा कार्य करेगा, यह एक अवतल लेंस जैसा कार्य करेगा। ये रहेगा इसका आंसर, अवतल लेंस के जैसा कार्य करेगा। जब जल में वायु का एक बुलबुला बनने का कारण है, अवतल लेंस जैसा कार्य करेगा। याद रखना है आपको अवतल। ठीक है फ्रेंड्स, अवतल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जल के अंदर वायु का बुलबुला कार्य करता है, यह करता है अभिसारी लेंस जैसा या द्विफेसी लेंस जैसा या अपसारी लेंस जैसा या शंक्वाकार लेंस जैसा। तो इसका क्या आंसर रहेगा 16 का? यह करेगा अपसारी लेंस द्वारा, अपसारी लेंस जैसा। ठीक है, अवतल अपसारी ये दोनों एक में आते हैं और अभिसारी और उत्तल एक में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभिसारी और उत्तल एक में आते हैं और अवतल और अपसारी एक में आते हैं। जो कि अपसारी होता है ये बाहर की तरफ फैला देता है रोशनी को या किसी भी चीज़ को, जैसे ये बुलबुला है, हवा का बुलबुला बन जाता है, बीच में बन जाता है और चारों तरफ ऐसे खुला होता है। तो ऐसे अभिसारी एक पॉइंट पर क्या करता है? फोकस करता है। तो अभिसारी और उत्तल आएगा, साथ में अवतल और अपसारी आएगा। याद रखना है। और ये मैंने बिल्कुल साइंस वाली क्लास में अच्छे से खोल के और पिक्चर बना के समझा रखा है, तो आप साइंस वाली वीडियो देख लेना जो मैंने अच्छे से समझा रखी है क्वेश्चंस में। साथ साथ अभी हम डिटेल से नहीं करेंगे, केवल प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। साबुन के पतले जाग में एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है साइंस की, तो आप उससे देख लीजिएगा सारी वीडियोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रखे हैं। यहाँ साइंस से, यहाँ से बाहर नहीं आएगी साइंस जो मैं करवा रही हूँ इसमें, तो सारा हम करेंगे टॉपिक वाइज कवर। क्वेश्चन नंबर 17, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का जो है बना किस परिघटना का परिणाम है? जो साबुन के पतले झाग होते हैं उसमें जो चमकदार रंगों का बनना है वो किसका परिघटना का परिणाम है? तो वह है बहुलित अपवर्तन और प्रक्षेपण या बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण या विवर्तन और
प्रक्षेपण या ध्रुवण और व्यतिकरण। तो क्या रहेगा इसका आंसर, उसका क्या कारण रहता है जब जाग से जो जाग होते हैं उनमें रंगों का एक जो है रंगों का बन जाता है, वह चमकदार जाग रंगों के बन जाते हैं। इस परिघटना का कारण क्या है? 17 का आंसर है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। परावर्तन और व्यतिकरण के कारण किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करती है। किसी जो अपारदर्शी वस्तु है जिसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता है, पारदर्शी वस्तु है का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अपवर्तित करता है, अवशोषित करता है या परावर्तित करता है या प्रकीर्णन करता है। तो इसका आंसर रहेगा वह जब परावर्तित करता है। क्या करता है? परावर्तित करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। ठीक है, परावर्तित करता है, परावर्तित अपने अंदर नहीं लेता है, परावर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी? तो जो प्रकाश है वह किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम मतलब बिल्कुल कम अवस्था में होगा? निर्वात में, कांच में, जल में, वायु में। तो जो प्रकाश है वह जल में आसानी से चला जाता है, वायु में भी चला जाता है और निर्वात में भी चला जाता है, लेकिन कांच में जब जाता है तो न्यूनतम उसकी जो है जाते हुए न्यूनतम होगा, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच में जाते हुए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो किस कारण चमकता है? यहाँ पर क्वेश्चन तो वही है लेकिन थोड़ा आंसर में घुमा दिया है। ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, उसकी आणविक संरचना के कारण या प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण 20 का आंसर रहेगा हमारा ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है, हीरा चमकता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन याद रखना है आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कंप्लीट साइंस करेंगे हम, जुड़ जाइए चैनल से। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो यहाँ से बाहर जीके नहीं आएगी, आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जीके मिलेगी इस चैनल पे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, या फिर आप जीके नॉर्मल स्टैटिक जीके देख लो या फिर ज्योग्राफी से संबंधित देख लो, कहीं से भी आपको निराशा हासिल नहीं होगी। तो साइंस भी हम कर रहे हैं साथ साथ, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जिससे रिलेटेड हम ना करें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? एक दर्पण जिससे काफी अधिक चौड़े अक्षेत्र का अवलोकन होता है, अवश्य ही क्या होगा? एक दर्पण जिससे काफी अधिक चौड़े क्षेत्र का अवलोकन होता है तो अवश्य ही होगा वह क्या? नतोदर दर्पण या सादा दर्पण या उन्नतोदर दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसा दर्पण होगा? जब जो क्या करेगा? अधिक चौड़े क्षेत्र का अवलोकन करेगा। अधिक चौड़े क्षेत्र का अवलोकन कौन सा दर्पण करता है? 21 का आंसर रहेगा उन्नतोदर दर्पण करता है। उन्नतोदर दर्पण ऐसा करता है, बहुत चौड़े एरिया को दर्शाता है उन्नतोदर दर्पण। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22, कार के पीछे आने वाली यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो जब कार से शीशे से हम देखते हैं पीछे से व्हीकल आ रहे होते हैं, वो छोटी सी जो पिक्चर दिखती है कौन से दर्पण के द्वारा दिखती है? अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा या गोलीय दर्पण के द्वारा। तो ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का रहेगा उत्तल दर्पण लगा होता है। कैसा लगा होता है?
उत्तल दर्पण छोटी पिक्चर बनाता है, उत्तल दर्पण छोटी पिक्चर बनाता है और अवतल दर्पण बड़ी पिक्चर बनाता है। याद रखना है, उत्तल दर्पण छोटी, ऐसे भी आप याद रख सकते हो ट्रिक से। 1 2 3 3 अक्षर आते हैं उत्तल में तो छोटी पिक्चर बनाएगा, 1 2 3 4 इसमें 4 आते हैं तो इसमें बड़ी पिक्चर बनाएगा। ऐसे भी आप याद कर सकते हो इसको, अगर याद नहीं रहता है तो। क्वेश्चन नंबर 23, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। जो अगर हम देखें कि किसी की आंख में कोई भी फॉल्ट नहीं है, आंख बिल्कुल सही है, तो कितनी दूरी तक उसकी न्यूनतम दूरी रहती है कुछ पढ़ने के लिए स्पष्ट दृष्टि की? 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर रहेगा 25 सेंटीमीटर से वह आसानी से देख लेता है, तो 25 सेंटीमीटर रहेगी न्यूनतम दूरी। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं। तो प्रकाश वोल्टी सेल क्या होते हैं? थर्मल सेल होते हैं, सौर सेल होते हैं, सल्फर सेल होते हैं, मोलर सेल होते हैं। जब प्रकाश की बात आ गई तो प्रकाश तो आपका सोलर से संबंधित होता है, तो सोलर सेल होंगे। प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं सोलर सेल। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो कौन से ऐसे 2 रंग हैं जो पौधे आसानी से क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं उसका। नीला, लाल, बैंगनी, नारंगी, इंडिगो, पीला या पीला और बैंगनी। तो इसका आंसर रहेगा नीला और लाल रहेगा। इसका आंसर 25 का नीला और लाल रंग है, जिसको जो पौधे हैं वो आसानी से अवशोषण उसका कर लेते हैं, नीला और लाल का। याद रखना है। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 26 क्वेश्चन क्या है? केवल अपने 5 ही क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, वीडियो को ना छोड़े, प्लीज कंटिन्यू रखा करें, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ा करें। क्वेश्चन नंबर 26, यदि एक वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रख दी जाए। अगर कोई वस्तु है वो लेके किसी 2 समानांतर समतल दर्पणों के यानी शीशों के बीच में रख दी जाए तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो कितने प्रतिबिंब बन जाएंगे? 1 4 2 अनंत। अगर दो समतल दर्पणों के बीच में किसी वस्तु को रख देंगे तो उसके कितने चित्र बन जाएंगे? उसके अनंत चित्र बन जाएंगे। हमें पता ही नहीं लगेगा 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो अनंत चित्र बन जाएंगे उसके। CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL का पूर्ण रूप क्या है देख लेते हैं। सेंट्रली फिक्स्ड लैंप या फिर B कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप या फिर C केमिकल फ्लोरिसेंट लैंप या D कैंडेस्ट फ्लोरिसेंट लैंप। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 27 का कॉम्पैक्ट फ्लोरी लैंप। तो इसका रहेगा कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप रहेगा इसका आंसर। इसकी फुल फॉर्म है CFL की फुल फॉर्म। 28 क्वेश्चन है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं? तो कार में दृश्यावलोकन के लिए कौन से शीशे का प्रयोग करते हैं? बेलनाकार दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या समतल दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण की वजह से छोटी पिक्चर नजर आती है, जिसकी वजह से हम उसको व्हीकल में यूज कर लेते हैं। और नॉर्मली हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जब हम छोटी सी चीज को बड़ा देखना चाहें तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आकाश नीला लगता है। आकाश कैसा लगता है? आकाश नीला लगता है। क्यों लगता है हमें आकाश नीला क्यों लगता है? लघु तरंगदैर्घ्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, या सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, या फिर नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है, या फिर डी वायुमंडलीय दीर्घ तरंगदैर्घ्य को लघु तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 29 का आंसर रहेगा हमारा लघु तरंगदैर्घ्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। तो क्या होता है? लघु तरंगदैर्घ्य तरंगों की अपेक्षा दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंग जो है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ये हो गए अपने 29 फ्रेंड्स। 29 क्वेश्चन हो चुके हैं।
30+ क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए मैंने, वैसे 30 करने थे बट मेरे को लगा कि ये 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, ये भी मैंने इसमें रख दिए हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज कवर नहीं होगा, इसका एक पार्ट और बनेगा शायद, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं फ्रेंड्स। तो एक पार्ट और बन जाएगा इसका लाइट वाला जो टॉपिक है हमारा, तो वो भी देख लीजिएगा जो हम करेंगे। इससे रिलेटेड सारे टॉपिक आप देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, साइंस वाली का। चलो आगे करते हैं। 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? देखो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन किया है हमने आकाश से संबंधित, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए हवा के प्रकीर्णन के कारण, बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या धूल के कणों के प्रकीर्णन के कारण, या पानी के कणों के प्रकीर्णन के कारण। तो आकाश नीला कब दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा? बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारा आकाश हमें नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 31, आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि। अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया आकाश से संबंधित। मैंने तीनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। अगर इस तरह मोल्ड होकर क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर लें। ए, वायु में प्रदूषण विद्यमान है, नीली गैसें ऊपर जाती हैं या वातावरण के वायु कण सूर्य कणों को विकिरणित करते हैं। तो ये रहेगा इसका आंसर रहेगा सी, वातावरण के जो वायु कण हैं सूर्य किरणों को विकर्णित करते हैं। क्या करते हैं? विकर्णित करते हैं। प्रकीर्ण और विकर्णित याद रखने हैं दोनों अक्षर, क्योंकि प्रकीर्ण तो इसमें भी है लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों को चेक करने के लिए जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? जब हम जो है डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो दांत को चेक करने के लिए जो है डॉक्टर जो है कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उत्तल जो है वो छोटी पिक्चर दिखाता है, अवतल है जो वो बड़ी पिक्चर दिखाता है। तो इसका आंसर रहेगा अवतल। क्या रहेगा फ्रेंड्स? इसका रहेगा अवतल। अवतल जो है दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए क्लास को। थैंक यू सो मच। और डेली ही हम ऐसे ही थोड़े करके सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ डेली क्लास में आप आ जाया करें टाइम से। तो थैंक यू सो मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं शाम वाली वीडियो पे। भूलना नहीं, शाम वाली वीडियो अपनी होती है कितने बजे होती है? 8 से 8:40। 8 से हमारी 8:40 पर होती है शाम वाली क्लास। उसमें कर रहे हैं हम जीके, लुसेंट जीके हमारी चली हुई है। आज 8वां चैप्टर 8 टॉपिक करेंगे, आज उसका पार्ट 8 करेंगे। आज लुसेंट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन डेली हम कर रहे हैं। तो शाम वाली क्लास पे भी जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल।